देखिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी उस टाइम एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होती गई। कौन से थे सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस चीज का फायदा उठाया 1913 में हेनरी मोजले ने, इंग्लैंड का फिजिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेटअप अरेंज किया। सेटअप कैसा? मेटल लिया, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड करवा दिया। बम्बार्ड मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को हाईली स्पीड के साथ मेटल के ऊपर छोड़ दिया। वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से टकरा गए। जैसे ही टकराए, मेटल में से एक्स रेज निकली। एक्स रेज बोला मैंने, अगर एक्स रेज है तो उस रेज की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट करके उस एलिमेंट मेटल का एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट करवा दिया। रिजल्ट क्या निकला? स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिली। फिर उसने थोड़ा सा चेंज किया, जो स्क्वायर रूट लिया था फ्रीक्वेंसी का और ग्राफ प्लॉट करवा दिया अब एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के साथ। यहां पे कुछ ट्विस्ट आया। फिर यहां पे जो ग्राफ मिला था वो स्ट्रेट लाइन मिल गया। एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट करवाया स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी का, तब तो स्ट्रेट लाइन मिला नहीं। एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का यूज किया। फिर एक्सरेज निकलती गई, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट करते गए और सभी में एक ही कैरेक्टरिस्टिक सामने आई, यानी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलता गया। तो तब जाके हेनरी मोजले ने पूरे गांव में डिंडोरा पिटवाया कि आप लोग एटॉमिक मास की पूंछ पकड़े फिर रहे हो। अगर आप लोगों ने किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी का पता लगाना है तो बेस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। तब उसने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को भी मॉडिफाई कर दिया। मेंडलीव ने कौन सा पीरियोडिक लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बस यहां से मास को हटा दिया और नंबर ले आया कि जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जब इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया तो उसने फिर अपना नाम दे दिया, नहीं मोजले नहीं, उसने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया है इसने हेल्प बहुत की। कैसे? एक तो उस टाइम 94 जो नेचर से हमें एलिमेंट मिले थे, एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, उनके कुछ ट्रेसेस पिंच ब्लेंड में पाए गए। पिंच ब्लेंड क्या है? पिंच ब्लेंड है ओर ऑफ यूरेनियम। और मतलब इसको ऐसे समझो कि जैसे हम माइनिंग करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, तो उसमें से मिनरल्स निकलता है। अगर उन मिनरल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ मेटल ज़्यादा है, इतना मेटल है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस मिनरल्स को ही ओर कह देते हैं। और कुछ अलग नहीं है। अगर माइनिंग करते टाइम जो मिनरल्स निकला है उसमें मेटल्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको मिनरल्स ही बोल देते हैं। लेकिन अगर मेटल मिल जाता है तो उसी मिनरल्स को हम और कह देते हैं। क्लियर? तो वो और किसका था? यूरेनियम का, पिंच ब्लेंड। तो फिर दो एलिमेंट होते, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इनके ट्रेसेस भी इसी पिंच ब्लेंड में मिलेंगे। स्टडी ध्यान से करो, इनकी पक्का मिलेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कि नेचर से हमें कितने एलिमेंट मिले, यानी नेचर से जो डिस्कवरी हुई है वो कितने एलिमेंट है? वो है 94। अब जब यहाँ पे नेचुरल वर्ड आया है तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो आर्टिफिशियल होंगे। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्या बेनिफिट मिला? तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह रहा है एलिमेंट की। तो एटॉमिक नंबर से और भी बहुत सारी बातें उजागर हुई कि जैसे जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का तो आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो।
नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो, इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बोथ आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन का पता है कि इस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा है ये हमें क्वांटम नंबर से पता लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। यानी इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है एलिमेंट के अंदर उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिकला आया है इसका एक्चुअल रीजन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी एक पैटर्न में चेंज होती है। फिर कुछ इंटरवल के बाद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिपीट हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेके चलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन एलिमेंट लिए। इन तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर पता हो। लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1। 11 इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। और 19 इलेक्ट्रॉन के लिए बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्लियर। अब मैंने ये कैसे लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, इसके लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज ऑब्जर्व करने वाली है, नोटिस करने वाली है, वो ये है कि सभी में जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल यानी लास्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो देखिए सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, 1 है सभी के अंदर, यानी सेम है। अगर इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। और यही कारण था पीरियोडिसिटी का कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे। क्लियर, समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, इसलिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी सेम मिली। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी के अंदर आप ये चीज लिख सकते हो। क्लियर। तो अब इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने थे, तो अलग अलग समयों में अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग डिजाइन पीरियोडिक टेबल के बनते गए। किसी ने तो एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन और वैलेंसी को इंपॉर्टेंस दी, तो किसी ने एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जो आज के समय में आज हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, दूसरा नाम है उसका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, और यही सबसे कन्वीनियंट है, यानी इजी टू स्टडी। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर मेंडलीव ने 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और उन रोज को क्या नाम दिया? सीरीज। ऐसे ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, लेकिन उन हॉरिजॉन्टल रोज को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नाम दिया गया पीरियड। और पीरियड कितने बनेंगे? 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और इन हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप कहा गया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया, सेम मेंडलीव के जैसे ही, लेकिन उनका जो नंबर था वो 8 से बढ़ा करके 18 कर दिया गया। क्योंकि ओल्ड सिस्टम क्या था, जैसे 8 ग्रुप थे, फिर वो 0 और 8 ग्रुप को छोड़ करके बाकी को 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। उनको नाम दे दिया था 1A 2A 3A, ऐसे ही 1B 2B 3B। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया आयुपैक ने। आयुपैक मतलब IUPAC, आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है ये आयुपैक?
ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड रूल्स और नेमिंग सिस्टम को बनाती है। तो उन्होंने 1A 2A 3A जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आ गए थे उनका नाम बदलकर 1 से लेकर के 18 ग्रुप तक रख दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। +1 क्लास NCERT आपको लाइन टू लाइन यहाँ समझाई जाएगी और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।